अगर हमारे पास एक ही अर्थ है तो उसको बचाने की जरूरत है। P स्टैंड्स फॉर पुतिन, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एंड M स्टैंड्स फॉर मोदी, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन जब तक आप लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे, वर्ल्ड को इग्नोर करेंगे, आप टैरिफ पे टैरिफ लादे जाएंगे, तो धीरे धीरे आप एलिनेट होते चले जाएंगे। तो वो क्या केमिकल खाएंगे, वो बारूद खाएंगे, फिर लड़ेंगे? खाना खाएंगे ना। उन्होंने कहा था कि मैं मोदी को कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? सोचने की जरूरत है कि भाई एक ही दुनिया है आपके पास, आप या तो अनाज से उसको भर दें या बारूद से भर दें, चॉइस इज योर्स। आप ये नहीं कह सकते कि पुतिन है तो सिर्फ हमारा है या ट्रम्प है तो सिर्फ हमारा है। प्राइम मिनिस्टर इतनी सारी बातें बोलते हैं, सारी पॉजिटिव बोलते हैं, उसके बाद भी लोगों के मन में ये छवि ऐसा क्यों है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ये बीजेपी हो, किसी एक आदमी को जो बीत गई सो बात गई, पास्ट को लेकर के कोई फायदा नहीं है। आप जब तक दाढ़ी टोपी से लोगों को डराएंगे नहीं तो आपकी राजनीति चलेगी कैसे? नमस्कार दर्शकों, आज के स्पेशल पॉडकास्ट द ग्लोबल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट आरती तुना। मैं हूं अलीना खान और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल मूव्स के बारे में। तो हमारी इस विशेष चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं लेखक और वरिष्ठ पत्रकार इरफान शेख जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पहला सवाल मेरा आपसे है कि सर आपके हिसाब से मेन रीज़न क्या था जो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिल सका? देखिए, नोबेल पीस प्राइज़ की तो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, जितने भी यूथ हैं हिंदुस्तान के ही नहीं, आई एम टॉकिंग टू द यूथ ऑफ द वर्ल्ड, और आजकल गूगल ट्रांसलेट कर देता है। अगर मैं हिंदी में कह रहा हूँ तो लोग फ्रेंच में भी उसको सुन के समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास एक ही अर्थ है, वी हैव जस्ट वन अर्थ। और कोई आदमी ये मुझे बता दे या एलन मस्क मुझे ये बता दे कि दूसरा भी एक अर्थ है जो हमने ढूंढ लिया है, तब तो बात कुछ और हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास एक ही अर्थ है तो उसको बचाने की ज़रूरत है। वी हैव टू सेव द अर्थ। और जहाँ तक हम सेव करने की बात करते हैं, लोगों को बचाने की बात करते हैं, तो डॉक्टर की बात करते हैं। डेफिनेटली। और हिंदुस्तान में अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आजकल उस एग्ज़ाम को कहते हैं नीट आप क्लियर करेंगे तो ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, नीट से पहले एक PMT टेस्ट हुआ करता था जिसको प्री मेडिकल टेस्ट कहते हैं। तो आज मैं किसी से बात कर रहा था, ऑल ऑफ अ सडन एक ग्राफिक इमेज आया कि पिछले 35 ईयर्स से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ, और कुछ भी मैं सोचता हूँ या समझता हूँ तो वो ग्राफिक्स एनिमेशन होता है, एक पिक्चर आ जाता है मेरे दिमाग में जी। तो मैंने देखा कि PMT बार बार क्यों घूम रहा है, तो मुझे ये समझ में आया कि P स्टैंड्स फॉर पुतिन, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एंड M स्टैंड्स फॉर मोदी, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये PMT जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि आज की तारीख में लगभग 3 साल 9 महीने हो गए हैं, एंड देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन, रशिया एंड यूक्रेन। यस। और रशिया भी लड़ रहा है अपना ईगो के वजह से, और यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका, जो नाटो कंट्रीज़ में सबसे पावरफुल कंट्री है। ऑलमोस्ट 32 मेंबर्स हैं नाटो के। तो आप ये देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट है, और PMT में P इधर है, T इधर है, एक दिन है एक रात है, तो उन दिन और रात के बीच में इंडिया है, मोदी जी है। और आप ये देखिए कि इनका इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बातचीत की, दोनों से बातचीत की। और अगर आप फर्दर M को देखेंगे, जो इनिशियल है मोदी साहब का, M फॉर मोदी, उसमें आप देखेंगे कि एक V है और 2 I है। एक V और 2 I मिलके M बनता है। तो ये 2 I जो है, एक ईगो है पुतिन का, एक I ईगो है ट्रम्प का, और बीच में ये विक्ट्री साइन लेके खड़े हैं। यानी कि अगर विक्ट्री तुम दोनों को चाहिए तो मेरे हिसाब से चलो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत इम्फेसिस के साथ कि कोविड पैंडेमिक के बाद में इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, वर्ल्ड का फार्मेसी कंट्री कहा जाता है हिंदुस्तान को। और लगभग 200 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयों को। इसको एक वैक्सीन का एक बहुत बड़ा जो बल्क हम सप्लाई करते हैं, हिंदुस्तान सप्लाई करता है।
So this is India which is going to protect the world. तो सर जैसे आप पीएमटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी, पुतिन हो गए एंड ट्रम्प, तो अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें तो तीनों के नेतृत्व में आपको क्या फ़र्क दिखता है, क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, अल्टीमेटली एक दौड़ तो है ही है कि विच कंट्री इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और अब तक डॉलर डिसाइड कर रहा है सभी चीज़ों को, और सुपरमैन का कॉन्सेप्ट जो है अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, तो कहीं ना कहीं हर अमेरिकन के दिमाग में ये है कि हम सुपर हैं, और जाहिर सी बात है उसी आइडिया को डोनाल्ड ट्रंप फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे, वर्ल्ड को इग्नोर करेंगे, आप टैरिफ पे टैरिफ लादे जाएंगे, तो धीरे धीरे आप एलिनेट होते चले जाएंगे। अगर हिंदुस्तान का सामान महंगा मिल रहा है अमेरिका में, तो और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे हम अपने सामान को दे सकते हैं, बेच सकते हैं। हाँ। तो एक रास्ता खुद ब खुद अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको ब्लॉक कर रहा है, और हिंदुस्तान के लिए वो रास्ते खुल रहे हैं। चाइना है, रशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज। तो मेरा ये मानना है कि उस चीज़ से लोगों को बचना पड़ेगा, और अल्टीमेटली वॉर इज़ नो आंसर। रशिया कहें या अमेरिका कहें, उन्होंने क्या बनाया? बारूद। हाँ। तो बारूद से अल्टीमेटली मान लिए जो फौजी है, एयरफोर्स का आदमी हो, आर्मी का आदमी हो, फौजी भाई जो हैं, तो वो क्या केमिकल खाएंगे? वो बारूद खाएंगे फिर लड़ेंगे? सही बात। खाना खाएंगे ना। खाना कौन बना रहा है? फूड ग्रेन जो है वो कौन बना रहा है? तो हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। एंड वी आर प्रोमोटिंग योगा, वी आर प्रोमोटिंग यूनानी मेडिसिन, आयुर्वेदा मेडिसिन, होम्योपैथी, जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन है। तो उस पर मुझे ऐसा लगता है फोकस करने की ज़रूरत है, और ये बहुत बहुत अहम है इस बात को लोगों को समझाना, क्योंकि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गया है कि पूरे दुनिया में उसको, अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो उस आइडिया को फ्रांस में लोग देख रहे हैं, स्पेन में लोग देख रहे हैं, अलग अलग जगह देख रहे हैं, और वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी अगर आपके पास टैलेंट है तो ये किसी का गुलाम नहीं है कि आप किसी बड़े चैनल में कहेंगे तो वो बात दुनिया तक पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। सर जैसे पुतिन और मोदी मिले तो उनका बॉन्ड जो था वो बहुत अच्छा बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड से ट्रम्प को क्या क्या नुकसान हुए? देखिए, आप नुकसान नहीं कह सकते, एक म्यूचुअल जिसको कहते हैं ना, को एग्जिस्ट करने की बात है। आप ये नहीं कह सकते कि पुतिन है तो सिर्फ हमारा है या ट्रम्प है तो सिर्फ हमारा है। एक म्यूचुअल बेनिफिट आपको उसको देखना पड़ेगा, साथ मिल के काम करना पड़ेगा, और ये सिर्फ हमारा है तो फिर तो बात बनेगी नहीं। अनटिल अनलेस इस बात को वर्ल्ड लीडर्स समझें, और इसी बात को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर समझा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि मैं मीडिया में हूँ इतने सालों से, तो मीडिया को बहुत ज़्यादा लिबरल होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब पैंडमिक हुआ था चाइना में, तो ये देखा गया कि जो इफ़ेक्ट हुआ उसको दबा दिया गया, उस स्टोरी को दबा दिया गया। जो डॉक्टर बता रहे थे कि ये सिम्टम हो रहा है, ऐसा ऐसा, उन डॉक्टरों को भगा दिया गया। यानी उस सच्चाई को रोका गया। हाँ। उस सच्चाई को रोकने की वजह से क्या होगा? द होल वर्ल्ड वॉज इफेक्टेड ड्यू टू दैट। तो मीडिया एक प्रेशर कुकर की तरह है, वो सीटी बजा रहा है तो आप समझो कि क्या कह रहा है, और आप सीटी को अगर बांध दोगे, बंद कर दोगे, तो फिर वो प्रेशर कुकर ब्लास्ट करेगा, नुकसान आपको होगा। यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत ज़रूरी है। और मीडिया की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, व्हेन यू राइट मीडिया, आप लिखते हैं ME विच इज़ यू, एवरी इंडिविजुअल। 8 बिलियन लोग हैं पूरे दुनिया में, तो मी स्टैंड्स फॉर एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड, और उसके साथ जुड़ा हुआ दिया। दिया का मतलब है लाइट, और वो लाइट जब आप इंडिया लिखते हैं, अपने प्यारे मुल्क का नाम लिखते हैं, तो इंडिया लिखते हैं INDIA, तो ये दिया यहाँ पे है। तो इसलिए मीडिया को इंडियन गवर्नमेंट या अपोजिशन या कोई भी जितना स्ट्रॉन्ग करेगा हिंदुस्तान के मीडिया को, उतना ही हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान का परचम बुलंद होगा पूरे दुनिया में। तो मीडिया को रोकने से बात बनने वाली है नहीं। सर जैसे कि आपने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल हमारे हैं, या कोई जैसे कि पुतिन है तो वो हमारे साथ ही हैं, हमें मिल के काम करना है, कंबाइंड काम करना है। तो सर इसी पे अभी जैसे व्लादिमीर पुतिन का मोदी को कॉल आया था, तो उनको मोदी ने इनवाइट किया था हिंदुस्तान में आने के लिए। तो वहीं पे ट्रम्प का एक स्टेटमेंट था, वो आया था, उन्होंने कहा था कि मैं मोदी को कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इन दोनों के बीच में नाराज़गी है, क्या रीज़न है?
देखिए, नाराज़गी नहीं, ये सब डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रेट लाइंस नहीं होता डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी में है कि आप मीठा बने रहते हैं और आप अपना इंटरेस्ट देखते हैं। देखिए, कोई भी कंट्री का जो हेड है वो ये देखेगा कि हिंदुस्तानियों को इस किससे फ़ायदा हो रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी किससे मिल रहा है, हमारा इंडस्ट्री किससे ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। तो हमें सबके साथ मिलके, अगर पुतिन ने यही कहा था कि अगर कुछ चीज़ें हम अमेरिका को दे रहे हैं तो अगर वो चीज़ गलत नहीं है, जुर्म नहीं है, तो अगर हिंदुस्तान हमसे वो चीज़ें लेता है तो वो जुर्म कैसे हो सकता है? तो देयर कैनॉट बी टू लॉज। तो एक ही चीज़ है, सबके लिए वैलिड होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है उस हठ धर्मी से ट्रम्प को हटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वरना अमेरिका कहीं ना कहीं एलिनेट हो जाएगा। हाँ। क्योंकि जो भी टैलेंट है इंडिया में माशाल्लाह, आप सुंदर पिचाई की बात कर लें, सत्या नडेला की बात कर लें, दे आर ऑल इंडियंस। एंड टॉप 10 डॉक्टर्स इन अमेरिका, दे आर ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर इंडियंस। आईटी में बिल्कुल हर जगह हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इरफान सर, यहाँ पर एक बात बताएं, जैसे कि आपने पीएमटी की बात करी कि पुतिन हो या ट्रम्प, उनको ज़रूरत है मोदी की। तो एक बहुत बड़ी बात है, जब से पीएम नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया में, तो एक इमेज बनी है, एक हमारी जो शक्ति है वो प्रदर्शित हुई है। तो जब इतने पावरफुल देश थे तो किस तरीके से अपनी विदेश नीति उन्होंने रखी और कैसे अपने आप को स्टैंड किया? देखिए, विदेश नीति का क्या है, अल्टीमेटली इट्स ऑल मैटर ऑफ बिजनेस। आपके इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि आपको जो मैन पावर मिल रहा है, आपको जो टेक्नोलॉजी मिल रहा है, उसकी सिनर्जी किस तरीके से है और उसमें कैसे ग्रोथ होता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है, जैसे रशिया है फॉर एग्जांपल, तो न्यूक्लियर वेपन के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए आपको यूरेनियम चाहिए होता है, वो वहाँ पे है। तो पेट्रोल है, गैस है। आने वाला समय डेटा कंट्रोल करेगा सब कुछ, और आने वाले समय में एनर्जी कंट्रोल करेगा सब कुछ। तो एनर्जी का सोर्स क्या है, जैसे सोलर पावर हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, तो इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो ऐसे सूरत हाल में मेरा ये मानना है कि एक सिनर्जी बनाने की ज़रूरत है, और सभी मुल्कों को, नॉट जस्ट अमेरिका एंड रशिया और चाइना, सोचने की ज़रूरत है कि भाई एक ही दुनिया है आपके पास, आप या तो अनाज से उसको भर दें या बारूद से भर दें, चॉइस इज़ योर्स। तो मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली सभी को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा कि अगर सर्वाइवल करना है। और अगर आप एलन मस्क का रॉकेट लेकर के अगर आप सोचते हैं कि हम मार्स में बस जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। सर, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, उनके मीनिंग्स को। तो मोदी के बारे में आप बताएं, उस वर्ड का क्या मीनिंग है एज देखिए, मोदी जी के वर्ड में, लॉन्ग टाइम बैक आई रोट अ बुक, ओम द पीस। ओके। और उसमें मैंने ये किया था कि उस वक्त बराक हुसैन ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। 2 टर्म रहे वो, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स रहे हैं। तो ओबामा का ओ ले लिया था मैंने, अब मोदी का एम ले लिया था, और उन दोनों को जब मैंने क्लब किया तो ओम बना। ओम मीन्स गॉड, ईश्वर। तो ओम द पीस, तो मैंने ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी कुछ काम कर रहे हैं, और ओबामा ही एक वाहिद ऐसा शख्स है आज की तारीख में जिन्होंने टेररिज्म का मसीहा ओसामा को, उन्होंने ही मारा था, बुश ने नहीं मारा था, ओबामा ने ओसामा को मारा था। तो कहने का मतलब है कि टेररिज्म को एंटीडोट अगर कर रहा है कोई, पहले तो अमेरिका ये कहता था कि कोई भी घटना हुआ हिंदुस्तान में तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इंटरनल इशू है। लेकिन जब 9/11 हुआ, वहाँ पे जब जहाज़ घुस गया और अमेरिकन्स मारे गए, तब उनको लगा नहीं, इंडिया सही कह रहा है कि ये एक रियल इशू है, रियल प्रॉब्लम है जो किसी एक मुल्क द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि उस बुक को मैंने लिखा था ओम द पीस। उसके बाद एक सेकेंड एडिशन जो मैं बुक ला रहा हूँ, ये आईडी ऑफ ओम है। आईडी ऑफ ओम, दिस इज द बुक विच आई एम टॉकिंग अबाउट, आईडी ऑफ ओम। अच्छा, इस बुक में क्या है? इस बुक में ये है कि, दिस अ वेरी राइट क्वेश्चन, इफ़ यू राइट MODI, फिर उसको आप रिवर्स अगर देखेंगे तो बनता IDOM, यानी आईडी ऑफ ओम। आपसे कोई पूछता है कि आपके पास आईडी कार्ड है, तो आप कहते हैं हाँ, NBC भारत का मेरे पास आईडी कार्ड है। कोई पूछता है आपका पास कौन सा आईडी, तो आप कहते हैं हाँ, मेरे पास आज तक का है, या जी का है, या इसका है।
तो आइडिया ऑफ ओम का मतलब है कि वट एवर आई एम डूइंग, आई एम लिसनिंग टू माई इनर वॉइस। तो ओम सबके साथ है, आपके साथ भी है, आपके साथ भी, हमारे साथ भी। तो ये बुक लिखने के पीछे में मकसद ये था कि हमने देखा कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में जेनजी रिवोल्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और लिटरली तख्ता पलट रहे हैं। वो पार्लियामेंट को जला दे रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जला दे रहे हैं और मतलब क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जब सोशल मीडिया, चाहे मेटा हो चाहे ट्विटर हो, इसको कंट्रोल कर रहे हैं एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग। वो बाहर बैठे हुए हैं, बहुत पावरफुल मीडियम है। लेकिन अगर कोई मुल्क जल रहा है तो ये दुनिया जल रहा है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप बचे हुए उससे। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि जब उथल पुथल हो यंग लोगों के दिलो दिमाग में, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वो ये नहीं समझते कि हम जो करने जा रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, वो बस कर देते हैं उस काम को। तो मेरा ये मानना है, इस बुक के थ्रू ये मैसेज है टू द यूथ ऑफ द वर्ल्ड कि जब भी ऐसा कोई उथल पुथल हो तो यू गो इनसाइड, आप मेडिटेट करें और अपने इनर वॉइस से पूछे, अपने कॉन्शियस से पूछे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ क्या ये सही है, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ये सुनते सभी की हैं, ऑपोजिशन की भी सुनते हैं, अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी भी बात सुनते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये अपनी भी नहीं सुनते, तो फिर सुनते किसकी है? ये इनर वॉइस की बात सुनते हैं। इनका कॉन्शियस जो कहता है कि नहीं इस मुल्क के लिए ये काम करना है, तो फिर उस काम को करते हैं, चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्यों नहीं हो। आर्टिकल 370 को स्क्रैप करना कोई मामूली बात नहीं था, उसको किया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे 3 तलाक है, विच इज़ नॉट लाइक बाय अल्लाह सुब्हानहू ताला, उनको पसंद नहीं है। हाँ, हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी नहीं पसंद है। तो उसके बावजूद भी मुसलमान तलाक क्यों करते थे? भाई खाने में नमक ज़्यादा हुआ तो तलाक तलाक तलाक। और वो बेचारी 2 बच्चे को लेके सड़क पे खड़ी है विदाउट पासपोर्ट एंड वीज़ा, वो कहाँ जाए? उस चीज़ को रोका गया ना, किसी ने तो रोका, किसी ने स्टैंड लिया। तो इस बुक में जो है इसी तरीके के मैसेजेस हैं, और इंडिया क्यों पावरफुल है, किस तरीके से पावरफुल है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, इसमें मोहन भागवत साहब ने कहा कि अगर हिंदुस्तान का हिंदू ये सोचता है कि मुसलमान इस कंट्री का पार्ट नहीं है, तो वो हिंदू थॉट नहीं है। एग्जैक्टली। तो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा है कि हमें सबको एक साथ मिल के चलना है, और संगठन और सरकार दोनों की सिनर्जी होनी चाहिए। जब उन्होंने बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन किया दिल्ली में, तो उन्होंने ये मैसेज बड़ा क्लियरली कहा चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को कि जो सरकार में है और जो संगठन में है, अगर कोई आदमी आता तो बहुत होप के साथ आता है वो, तो आपको सुनना चाहिए और उस काम को करना चाहिए। सर, इतनी पॉजिटिविटी, जैसे आपने अभी हमें सारी बातें बताई, इतनी पॉजिटिविटी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर इतनी सारी बातें बोलते हैं, सारी पॉजिटिव बोलते हैं, उसके बाद भी लोगों के मन में ये छवि ऐसा क्यों है कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा क्यों होता है? वो थॉट ही क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि वो थॉट ही नहीं आना चाहिए। तो वो थॉट डेवलप कैसे हुआ और क्यों हो रहा है? देखो, एक बात बताऊं मैं लीना, कि एक कोठरी है, अंधेरा है उसमें, और उसके अंदर में काली बिल्ली है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। उस कमरे में जब तुम एंटर करोगे दिन के वक्त में, तो वो रोशनी अंदर जाएगी। बिल्ली को ये लगता है ये मुझे मारने आ रहा है, जबकि आप दूध लेके जा रहे हैं कि इसको हम पिला दें। तो जो बिल्ली का टेंडेंसी होता है, सबसे पहले वो झपटता है, आपके गर्दन पे झपटता है वो। तो डरा हुआ इंसान, डरा हुआ ओपोजिशन, डरा हुआ सरकार, डरा हुआ दोस्त, डरा हुआ हस्बैंड, डरी हुई वाइफ, डरा हुआ कोई भी बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमें मारने आ रहा है, तो अपने सर्वाइवल के लिए आपके ऊपर अटैक कर देता है। तो सबसे पहले तो ये है कि कम्युनिकेशन का चेन खोलना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। डायलॉग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सवाल तुम्हारा है कि ऐसा क्यों, मुसलमान क्यों डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि ऑपोजिशन को लगता है कि अगर मोदी दलितों के लिए काम कर रहा है, मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, क्रिश्चियंस के लिए काम कर रहा है,
तो फिर हम क्या करेंगे? तो एक सर्वाइवल का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए डराया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो लाइफ स्टाइल था, उन्होंने जो कुछ किया है, उन्होंने पृथ्वी मिसाइल बनाई और उस मिसाइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड, yes. ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है उनके इमेज को लेकर के बीजेपी ने यंग बॉयज एंड गर्ल्स को पैसे दिए स्टार्टअप के लिए, और उसको आज प्रमोट कर रहे हैं। वो एपीजे कलाम को मुझे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में ऐसा कोई एजेंडा है या प्रमोट कर रहे हैं, या सपा में या बसपा में या किसी में भी। सो दे आर डूइंग थिंग्स फॉर मुस्लिम्स डेफिनेटली, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जो गलत आदमी है, अगर जमीन बहुत सारा घेर के रखा हुआ है, कब्जा करके रखा हुआ है, या कोई गलत काम कर रहा है और इत्तेफाक से वो मुसलमान है, तो क्या गवर्नमेंट छोड़ देगी उसको? नहीं। कोई भी हो। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि व्हाट इज राइट इज ओके, एंड इफ यू आर अ ट्रू मुस्लिम और अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली बीजेपी इज गोइंग टू स्टॉप यू। दे विल सपोर्ट यू 101%। सर, अभी पुतिन का भारत दौरा हुआ, तो उसमें मोदी और पुतिन के बीच में क्या क्या डिस्कशन हुए वो मैं जानना चाहूँगी आपसे, और क्या क्या डील्स हुई हैं जो हमें आगे के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। डील्स को तो अगर हम एक्सप्लेन करें तो वी नीड अ सेपरेट एपिसोड ऑन दैट, बहुत लंबा वो चैप्टर है, क्योंकि कुल मिलाकर के एनर्जी सेक्टर में हम बहुत काम करेंगे, और डिफेंस में भी हम काम करेंगे, हेल्थ में हम काम करेंगे, और कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होगा। एजुकेशन और हेल्थ पे जो है ना, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो एक बहुत ज़बरदस्त सिनर्जी बनने वाला आने वाले समय में। और जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो डेटाज में लेके बैठूंगा, क्योंकि ऐसे ऑफ हैंड कहना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो आई विल हैव ऑल द डेटाज, और सेकंड एपिसोड में हम बताएंगे क्या क्या डील हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्योंकि वो सारी इम्प्लीमेंट करने की बात है। हम पॉलिसीज़ तो बहुत कुछ बना देते हैं, हम उद्घाटन भी कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ उस पे है। लेकिन आज का जो ये मकसद है, हम लोग जो बैठे हैं साथ में, ये मैसेज पूरे दुनिया को देना है कि जो यूथ है वो चाहता है कि इस दुनिया को बचाया जाए, इस दुनिया को बारूद के ढेर पे ना रखा जाए। सर, एक सवाल मैं आपसे करूँगी, जैसे कि यंग जनरेशन है, बीजेपी के एंटी भी हैं, कुछ साथ भी हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्रोल भी होते हैं, तो बहुत सारे लोग पीएम नरेंद्र मोदी को गाली तक भी देते हैं। तो यहाँ पे मैं सवाल करूँगी कि क्या आपकी नज़र में पीएम नरेंद्र मोदी का जो गाइडेंस है, जो उनकी शैली है, वो वाकई में बिल्कुल सही है, और उससे हमारी जो वैश्विक छवि है वो बनी है, उसमें बदलाव आया है पहले के अकॉर्डिंग? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया की ब्रांडिंग तो हुई है, एंड द वे ही हैज़ गॉन अक्रॉस द वर्ल्ड, इस्लामिक कंट्रीज से ऑलमोस्ट 8 से 10 इनको अवार्ड्स और प्राइजेस मिले हैं, और जिस खुलूस से लोगों ने इनको वेलकम किया, आई मीन फिनोमिनल है, उसका कोई वो नहीं है। और रही बात इमेज की, तो सोशल मीडिया द्वारा, बाकी लोगों द्वारा, एक आदमी, मान लीजिए आपके पास 20 रोटी है और खाने वाले 50 लोग हैं, तो 20 लोगों को तो आपने रोटी दे दी, बाकी 30 लोग क्या करेंगे? गाली तो देंगे आप जी। तो ये आसान नहीं होता। किसी जब आप एक मुल्क के लीडर होते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं, यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मदद कीजिए, आप सुझाव दीजिए, ये ब्लेम गेम को आपको छोड़ देना चाहिए। आई मीन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ये बीजेपी हो, किसी एक आदमी को, जो बीत गई सो बात गई, पास्ट को लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले टाइम में हमारे पास इश्यूज़ क्या हैं, 1 2 3 4 5 6, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जो ओपोजिशन में लोग हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग वोट दिए, वो जीत के आए, एमपी बने, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट 50% 40% या जो भी, ये तो कोalition गवर्नमेंट है, तो इतने लोग कुछ कहना चाहते हैं ना, तो ओपोजिशन के बातों को भी सरकार को सुनना है, सुनना भी चाहिए। और जब ही मतलब पार्लियामेंट का मतलब ही वही है जी। तो रही बात छवि की, तो देखिए लोग खुद ही समझेंगे कि क्या किसी ने किया। यार, आज की तारीख में अपना औलाद फादर से, माँ से कहता कि आपने हमारे लिए क्या किया जी। और वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, टेंशन में कहता है, अरे डैड ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, बस
लाइफ ख़राब कर दिया हमारे। हाँ। तो यार जो अपने पिताजी को नहीं छोड़ रहा तो बेचारे प्रधानमंत्री तो एक मुल्क को चला रहे हैं। तो हमें उन बातों पे नहीं जाना चाहिए। आई थिंक अल्टीमेटली इस मुल्क के लिए क्या अच्छा है, वी शुड फोकस ऑन दैट। और ये तो पॉलिटिकल गिमिक है कि आप किसको कैसे, क्योंकि जो किसी को गाली दे रहा होता है ना, वो अपनी पर्सनालिटी बता रहा होता है दूसरे को। लोग ये कहते हैं यार ये मुझसे मिला और उस आदमी को गाली दे रहा है, तो हो सकता है कि मुझसे मिलने के बाद जब कहीं जाएगा तो मेरे लिए भी वो गालियों का इस्तेमाल करेगा। जी। तो आप अगर किसी की तारीफ करते हैं तो आपका वैल्यू ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। पॉलिटिक्स नीड्स टू चेंज इन इंडिया, एनफ। ये गाली गलौज खत्म। अब अभी का यंग जनरेशन को बिल्कुल पसंद नहीं है ये। सर ये वर्ड्स आपने कुछ लिखे हैं, तो इसमें आप स्टार्टिंग में टीचर आपने लिखा है, इसको आप टीचर explain टीचर करिए। हमने इसलिए लिखा है कि सी हेल्थ एंड एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्थ में अगर लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन में अगर लोग काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कंट्री का ग्रोथ उससे जुड़ा हुआ है। टीचर हमने इसलिए जिक्र किया था कि व्हेन यू राइट टीचर, यू राइट टीच हर, टीच हिम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब एक महिला को पढ़ाते हैं तो पूरा फैमिली पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं, वो हस्बैंड को भी पढ़ाता है, सास ससुर को भी पढ़ाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। यस। सर सेकंड जो आपका शब्द है वो है हार्ट। हार्ट, सी अल्टीमेटली व्हेन यू राइट अर्थ, यस। अर्थ में जितने लेटर्स हैं वो है EARTH। उसमें से एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं है। उसी अर्थ में जितने लेटर हैं उसी से हार्ट बनता है। तो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ द हार्ट, यू आर प्रोटेक्टिंग द अर्थ। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो सदियों से चला है ये चीज। तो कहने व्हेन यू राइट हार्ट, उसको मैं देखता हूं ही स्टैंड्स फॉर ही ऑलमाइटी गॉड, उसका आर्ट। तो आपके स्टोरीज में जो आप पॉडकास्ट करते हैं, जो आप शॉर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें अगर इमोशन नहीं है, उसमें अगर हार्ट नहीं है, तो उसको लोग याद नहीं रखते। चाहे आप फिल्म मेकिंग में जाएं, तो जहाँ जहाँ इमोशन है, जहाँ जहाँ पे उसी को लोग याद करते हैं। सर मीडिया आपने बता ही दिया था। मीडिया, आई टोल्ड यू, यस। हीरो, हीरो इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान हीरो बनना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और पावर या पैसा जो भी अर्जित करता है वो दो चीज़ों के लिए करता है। आदमी रिस्पेक्ट चाहता है और प्यार चाहता है, उसके अलावा थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। इन्हीं चीज़ को पाने के लिए वो सब कुछ करता है। सो व्हेन आई से हीरो, हीरो का मतलब होता है हर, HER। कोई भी इंसान पूरे दुनिया में एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। इवन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न बिकॉज ऑफ अ मदर। यस। बिना माँ का तो कोई इंसान पैदा नहीं हो पूरी दुनिया में। तो माँ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब माँ का हम जिक्र करते हैं तो वो हर है, हिम नहीं है। सो एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी, कोई भी गर्लफ्रेंड है बीवी बन जाती है, और बीवी बनने के बाद वो गर्लफ्रेंड बन जाती है, ऐसा भी होता है। तो अगर उसके सामने में आपने अपना ईगो दिखाया तो फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, लोग पूछेंगे कि आप अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप मेरी बिटिया से पूछिए, आप मेरी वाइफ से पूछिए कि हम करते हैं या नहीं करते हैं। ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ, कभी तो कुछ तो गलती हुई होगी। तो यू हैव टू बी ज़ीरो। आपको उस ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है। और उनकी दुआओं से, इफ़ समबडी लव्स यू देन ही और शी प्रेज फॉर यू। यस। एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं, अमिताभ बच्चन एक ही होता है। सही बात है। क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, तेंदुलकर एक ही होता है, यू नो। सो एक इंसान ऐसा होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में जो सचमुच आपसे प्यार करता हो, क्योंकि उसकी दुआएं अर्श तक पहुंचता है, और उसकी आपकी तरक्की उसी दुआ से जुड़ी हुई है। आप जितना मर्जी फावड़ा चला लें, बट विक्ट्री आपको वहीं मिलता है। सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इतने सारे इंटरेस्टिंग नाम और शब्दों में एक और इंटरेस्टिंग नाम है आपका नाम, इरफान। तो उससे हम कैसे समझें? मैं कई बार सोचता था कि डैडी ने मेरा नाम इकबाल क्यों नहीं रखा,
या इकराम क्यों नहीं रखा, एक राम, अयोध्या जाना था, आरती को भी, हम सबको भी वहाँ जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि यार इतने साल मैं मीडिया में रहा हूँ और इन्होंने इरफान नाम रखा, तो मेरे दिमाग में ये आया कि इरफान मीन्स इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स फोरम फॉर द एफ्लिक्टेड एंड नीडी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे साथ न्यूज़ एजेंसी जुड़ा हुआ है और उसमें अगर हम पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख बच्चों को, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को अगर जोड़ लें, तो मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है। और उस प्रोग्राम को राहुल से डिस्कस किया मैंने, फैज़ान से भी डिस्कस किया, नुसरत साहब से भी मैंने डिस्कस किया। तो उनका ये कहना है कि आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दीजिए, विच इज़ बेसिकली मैप। M स्टैंड्स फॉर मीडिया, A स्टैंड्स फॉर एडवोकेट एंड P स्टैंड्स फॉर पुलिस। मैप से क्या है कि लोगों के इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक बहुत बड़ा योगदान होगा अपने देश के लिए और दुनिया के लिए। यस सर। सो दिस इज़ द आइडिया। तो सर अब रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। अरे। आपको तीनों जो हम ग्लोबल लीडर्स की बात कर रहे हैं उनको आपको 1 लाइन में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मोदी। मोदी इज़ बेसिकली अ पर्सन जो रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं दूसरे के टैलेंट का। ऐसे ऐसे लोगों को पद्मश्री मिला जिनके पास जूते नहीं थे उसको पहन के जाने के, किराए के मतलब भाड़ा का पैसा नहीं था उनके पास। तो ऐसे लोगों को वो आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैंने कई बार ऐसा देखा, 3-4 मतलब 10 बार ऐसा देखा कि व्हेन मोदी जी इज़ स्पीकिंग इन अ रैली और अजान की आवाज़ कहीं से होती तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं जी। और जब अजान ख़त्म होती फिर वो बोलना चालू करते हैं। तो ये शो करता है कि आदमी का इनर कैरेक्टर क्या है। तो दिस इज़ व्हाट आई सी। और मैंने तो बहुत कवर किया है व्हेन आई वाज इन जी, तो आई यूज्ड टू कवर बीजेपी। तो हम लोग तो बैठ के बहुत सारे कई बार चाय पिए हैं, बैठे हैं, एंड उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। सर अगर आप ट्रम्प को डिफाइन करें तो? ट्रम्प के बारे में क्या कहें कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है, और ही डजंट स्टिक टू हिज वर्ड्स। मतलब जो वो कह रहे हैं, आप बहुत बड़े हो सकते हैं, आप बहुत पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन क्या लोगों के दिलों में आपने अपना जगह बनाया है? हाँ या ना? अगर कोई इंसान किसी के दिल में जगह नहीं बना पाया तो मैं तो उसे गरीब ही मानता हूँ। वो हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बट बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीब मुल्कों को नीची नज़रों से देखें। हाँ। आप कितना रिस्पेक्ट दे सकते हैं किसी कंट्री को और वहाँ के टैलेंट को, और आप कितना वेलकम कर रहे हैं उन बच्चों को, वो डिसाइड करता है कि व्हाट हैव यू डन फॉर द वर्ल्ड। आपने क्या दिया है दुनिया को? बारूद दिया है, मिसाइल दिया है, हथियार दिया है। अरे वैक्सीन तो हिंदुस्तान ने दिया है दुनिया को। सही बात है। आपने कितनी दवाइयाँ दी हैं दुनिया? और हमेशा से सर विकास हो या कुछ भी हो, सपोर्ट की हमेशा हर किसी को ज़रूरत होती है। डेफिनेटली यस, तो हमेशा फर्स्ट कैसे हो सकता है अमेरिका? डेफिनेटली यस। देन सर अब पुतिन को अगर डिफाइन करें आप, वो कैसे लीडर है? पुतिन बेसिकली पुतिन की जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये कहा कि 15%, ऑलमोस्ट 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है रशिया में, और उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम्स ऑफ रशिया है, दे हैव वर्कड अ लॉट फॉर आवर कंट्री एंड आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। और कुरान शरीफ को हाथ में लेकर के पुतिन ने ये कहा कि आई रिस्पेक्ट दिस रिलीजन। तो एक पावरफुल कंट्री का एक हेड ऑफ द स्टेट एक कॉन्फिडेंस जीत रहा है उस कम्युनिटी का जिसको पूरे दुनिया में टेररिस्ट के रूप में, मतलब इस्लामिक टेररिज्म के रूप में ये कर कहने की बात। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि गांधी जी को जो इसने मारा था, हाँ डेफिनेटली मुस्लिम। तो ही वाज द फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया। यस। तो वो तो मुसलमान नहीं था। जो जापान में जो एटम बॉम्ब गिराए थे, वो गिराने वाला तो कोई मौलाना नहीं था। हाँ। तो क्या उस हादसे को क्या आप कहेंगे? क्रिश्चियन टेररिज्म। वो जो करने वाले क्रिश्चियन थे। तो आप किसी टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, उसका कोई मजहब नहीं होता।
तो उसको किसी भी गलत काम को किसी रिलीजन के साथ जोड़ना बिल्कुल। बट सर कहीं ना कहीं जुड़ तो गया है ना नाम, तो वो क्यों जुड़ा, ऐसी धारणा क्यों बन गई लोगों की? हम इसको एक्सप्लेन करते रहते हैं कि महात्मा गांधी को मारने वाले तो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन थे तो वो भी टेररिस्ट क्योंकि उन्होंने मारा। तो फिर इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी मैं पूछ रही हूँ कि नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों देखो है? ये एक नैरेटिव सेट करने की बात है। आप जब तक दाढ़ी टोपी से लोगों को डराएंगे नहीं तो आपकी राजनीति चलेगी कैसे? आप अगर दुनिया को अफगानिस्तान से और बाकी सारे कंट्री से डराएंगे नहीं तो फिर आप हथियार किसको बेचेंगे? तो एक नैरेटिव सेट किया हुआ है और इसमें गलती उन लोगों की है। भाई कोई कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, मान लो बहुत भूख में है, तो आप भूख से मर जाइए ना। आप बम बांध करके ह्यूमन बॉम्ब क्यों बन रहे हैं? वहां पे गलती है उन लोगों की जिसके वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। ये गलती उन मुल्कों की नहीं है जो पैसा दे के ये काम करा रहे हैं। ये गलती उन बच्चों की है, उन लीडर्स की है जो भूखे नंगे बच्चों को गुमराह करके उस तरफ खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी बदनाम हो रहा है। ये सूट करता है। जो लोग बड़े मुल्क हैं जो हथियार बेच रहे हैं उनको ये सूट करता है, इसलिए ये नैरेटिव चल रहा है। आप ये देखिए ना, बड़े बड़े जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? इसलिए वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और लोग उसको कट एंड पेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको एंटीडोट करने का सिर्फ एक ही तरीका, इफ़ यू आर अ मुस्लिम, अगर लोग कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं, अगर कोई 50% अच्छा है तो आपको 150% अच्छा होना पड़ेगा। वो आपको खुद करना पड़ेगा। आप भूखा रह के लोगों को खाना खिलाइए, आप खुद सूली पे चढ़ जाइए, लेकिन उससे आपका परचम बुलंद होगा। आप अपने बारे में मत सोचिए। आप इफ यू लव योर रिलीजन तो आपको वो करना पड़ेगा। खुद भूखा रह के आप अपना किरदार इतना स्ट्रांग रखिए तो फिर वो धीरे धीरे एंटीडोट हो जाएगा। लोग भी इंसान हैं, ये अंधे बहरे तो नहीं है ना। हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो हिंदूज हैं, वो फील करते हैं ना यार। उनको दे आर नॉट मैड। जब देखेंगे कि यार अलीना मुझे खाना खिला रही है, मुझे पूछ रही है, मुझे दवाई दे रही है और मेरे दर्द को देख के वो रो रही है, तो कैसे गंदा हो सकता है? तो जब तक हर आदमी इस इनिशिएटिव को नहीं लेगा, अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेगा, तो ये इमेज खराब होता ही रहेगा। अब पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसने क्या कहा, भैया तुम बताओ तुम्हारा रिलीजन क्या है, ये उतारो, वो उतारो, उसके बाद वो क्या। तो अल्टीमेटली जो लोग हिंदुस्तान को दो फाड़ में अलग करना चाहते थे, हिंदू मुसलमान दंगा करना चाहते थे, वो तो यही नैरेटिव चाह रहे थे कि आपस में ये लड़ भिड़ के मर के खत्म हो जाए हिंदुस्तान। हाँ, लेकिन क्या हुआ, पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारे लोग इकट्ठा खड़े हो गए और हिंदुस्तान और मजबूत हो गया। रेवंत रेड्डी खड़ा होकर कहा कि सारे चीफ मिनिस्टर हमारे पास आएंगे, बोले मोदी जी जस्ट गो एंड ब्लास्ट, वी ऑल आर विथ यू। तो हिंदुस्तान और स्ट्रांग हो गया। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ये समझ रहे हैं। अब कश्मीर में क्या हुआ, एक मुस्लिम जर्नलिस्ट था, उसके बिल्डिंग को 40 साल पुराना घर था, उसको तोड़ दिया गया। एक हिंदू कश्मीरी पंडित खड़ा हो गया, अब बोला मैं ये जमीन दे रहा हूं, कश्मीरियत जिंदा हो गया। फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था या पैसे वाला था, उसने उसको डबल जमीन दे दिया कि मैं दे रहा हूं, ही वाज अ मुस्लिम। तो क्या हुआ, वो नैरेटिव जीरो हो गया ना। तो आप दो लोगों के बीच में जो प्यार है ना, उसको कोई ऐरा गहरा उसको तोड़ नहीं सकता। और यही ताकत है हिंदुस्तान की, कोई मिटा नहीं सकता हस्ती हिंदुस्तान की, नेवर। मंदिर मस्जिद क्या है, पानी की दीवारें हैं, इन दीवारों में किसने किसका नाम लिखा, इन दीवारों में किसने किसका नाम लिखा। हिंदुस्तान क्या है, एक प्यार का मजहब है। मंदिर मस्जिद क्या है, पानी की दीवारें हैं, इन दीवारों में किसने किसका नाम लिखा, किसने किसका नाम। बहुत अच्छी बात है। दैट्स इट। सर एंड में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से अभी ये डिस्कशन हुआ, तो वैश्विक राजनीति कैसी होनी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल हो और सबको एक साथ लेकर चले, सही दिशा में जाए? देखिए ये तभी पॉसिबल है जब हम ईगो को छोड़ देंगे कि सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल हम हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो इसका कोई अंत नहीं है। जब तक आप एक दूसरे के साथ मिल के नहीं चलेंगे,
पूरे दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज है सिर्फ एक ही कंट्री में नहीं है, अलग अलग कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साउथ अफ्रीका में है, कुछ है जो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, एशिया में है। तो ये सारे रिसोर्सेज को मिला के, मैन पावर को, स्किल्स को, टेक्नोलॉजी को जब मिला के चलेंगे तो ये दुनिया बहुत बेहतर हो सकता है। वही वही अल्टीमेटली वही फॉर्मूला है। मतलब अब तो समझना चाहिए, मतलब हम लोग एक ऐसे वर्ष पे, वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, हर बार कह रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है, तो इसके बाद तो दुनिया खत्म है ना। तो मिलके ही चलना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। आपको एंटीडोट करना पड़ेगा। जितना बारूद, जितने न्यूक्लियर वेपन आपने बनाए हैं, इन सबको समंदर में डाल के डिफ्यूज करना पड़ेगा, तभी आप बचेंगे। आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अरे जब दुनिया ही नहीं है तो पावरफुल आप कहाँ हैं? बिल्कुल। तो वही अल्टीमेट वही रास्ता है। तो इरफान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरी पॉलिटिक्स को कितने आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया, इवन इंटरेस्टिंग तरीके से। जी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, और इवन हमें इतना आपको इंटरेस्टिंग बातें बताई। सो इस पॉडकास्ट को आगे भी शेयर करो ताकि लोगों को पता चले उनके डाउट्स हैं। हमने बहुत सारे डाउट्स यहाँ क्लियर करे, मुस्लिम्स को लेके, गवर्नमेंट को लेके, एंड पॉलिटिक्स को भी लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस पॉडकास्ट को आगे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। हमें अपने कमेंट सेक्शन में आगे के टॉपिक्स बताइए कि आप आगे क्या डिस्कस करना चाहते हैं, क्या आपके डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में।